गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आज एक बार से फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, आपका दोस्त अजय कुमार, आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर। तो बेटा अभी तक हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बेटा अभी तक हमने डिस्कस कर लिया बेटा डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड सेल मेम्ब्रेन, आपका सेल वॉल एंड मोर अदर टॉपिक्स के बारे में। अब इसके बाद आपका हमने यहाँ पे ध्यान से दिया होगा बेटा, हमने वहाँ पे मेम्ब्रेन्स के टाइप पढ़ाए थे बेटा, इम्परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एंड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन एंड फ्रीली परमेबल मेम्ब्रेन। अब बेटा ऑस्मोसिस की प्रोसेस में और डिफ्यूजन की प्रोसेस में मैंने आप लोगों को समझाया था कि ऑस्मोसिस प्रोसेस एनी मीडियम किसी भी डिफ्यूजन प्रोसेस एनी मीडियम, डिफ्यूजन एनी मीडियम में होता है बट ऑस्मोसिस ओनली लिक्विड मीडियम में होता है। तो बेटा यहाँ पर हम ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ सोल्यूशन एंड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेटा केवल लिक्विड मीडियम होता है, मतलब वाटर की यहाँ पे बात करेंगे केवल हम लोग कि सेल के अंदर और बाहर वाटर कैसे मूव करता है, कि मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, मतलब कैसे आपका वाटर सेल से बाहर आता है, सेल्स के अंदर जाता है। तो इस पर बेटा थोड़ा ध्यान दें हम लोग, जैसे आप लोग बहुत बार इसके एग्जांपल, आपको लाइव एग्जांपल देते हैं बेटा, आप घर में आपने इसको ऑब्जर्व भी किया है बट आपको ध्यान नहीं है। ऑब्जर्व कैसे किया बेटा, कभी कभी क्या होता है, मम्मी जब खीर बनाती है, कुछ ऐसा बनाती मीठा, तो बेटा उसमें किशमिश डाल देती है। क्या डाल देती है? किशमिश। ध्यान आया थोड़ा, किशमिश डाल देती है। किशमिश डाल देती जब आफ्टर बेटा, जब आपकी खीर पक जाती है, उसके बाद जब खीर आपकी कटोरी या थाली में आती है, तो क्या देखते हैं बेटा कि आपकी जो किशमिश जो आपकी सिकुड़ी हुई थी, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब श्रिंक थी, वो कैसी हो जाती, फूल जाती, लाइक अ ग्रेप्स की तरह। किसकी तरह है? ग्रेप्स की तरह। अब बेटा हमारी किशमिश कहीं से फटी भी नहीं, अंदर सारा सब कुछ है, मतलब सेल मेम्ब्रेन सब सही है, बट वाटर अंदर कैसे पहुंच गया? तो ये बेटा यहीं से, ये आपको ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। किसके थ्रू प्रोसेस? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है कि वाटर का मूवमेंट होता है आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से वाटर कहाँ जाता है? इनसाइड की ओर। ये आपका होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कैसे बेटा? ध्यान समझ लेना। आपका क्या कह रहा है? इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर concentration देन द सेल, मतलब इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, मतलब ये हमारी सेल है, इसके सराउंडिंग मतलब चारों ओर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई है चारों ओर इन द सेल। सेल के अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है वो बेटा कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ, मतलब सराउंडिंग ऑफ द सेल, कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो मीन्स इनसाइड द सेल वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो एंड आउटसाइड ऑफ वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई। इफ द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, आपका जो सोल्यूशन होगा वेरी डाइल्यूट होगा, सेल वी गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। जो सेल के अंदर जो आपका सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? वो बहुत ही डाइल्यूट होगा, तो सेल वी गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब सेल क्या करती है? वाटर को गेन कर लेती। आपका किशमिश वाला एग्जांपल दिया बेटा, किशमिश को हमने खीर में डाला, वहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट था, अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लेस थी और बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई थी। वाटर मूवमेंट किया आउटसाइड टू इनसाइड, मूवमेंट कैसे हो रहा है? आउटसाइड टू इनसाइड। वाटर कैसे गया? बाहर से अंदर की ओर। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें आपकी कोई भी स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है, वो वाटर को गेन कर लेती है। वाटर बेटा आउटसाइड से इनसाइड आ जाता है, अंदर की ओर आ जाता है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अब बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? इफ द मीडियम सराउंडिंग a cell has exactly same water concentration as the cell। कहने का मतलब जो मीडियम ऑफ सराउंडिंग, जो आपके सेल के चारों ओर जो वाटर का कंसंट्रेशन मीडियम होगा, वो सेल के अंदर का जितना आपका कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अंदर है, दोनों तरफ क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब बाहर का कंसंट्रेशन और सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बोथ साइड क्या है? इक्वल है। दोनों का कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। इक्वल होने की वजह से क्या होता है? देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। किसकी वजह से? कोई भी मूवमेंट, वाटर का मूवमेंट नहीं होता। ना वाटर बाहर से अंदर की ओर जाएगा, ना अंदर से बाहर। मीन्स नो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड टू आउटसाइड मूवमेंट,
आर आउटसाइड टू इनसाइड मूवमेंट, ना बाहर से अंदर ना अंदर से बाहर, मतलब नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है जब आपका कॉन्सेंट्रेशन बाहर और अंदर मतलब इनसाइड एंड आउटसाइड आपका इक्वल हो जाता है। इस टाइप को सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सोल्यूशन। उसके बाद हम आ जाते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अब बेटा यहाँ पर हाइपर मतलब इसमें अभी दो हमारे हो गए, एक में बेटा बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हाई था, अंदर का लो था, और आइसोटोनिक में बेटा अंदर बाहर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था। अब बेटा इसमें आपका लास्ट बचता है, इफ द सराउंडिंग मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जो सराउंडिंग मीडियम है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो है, कम है, ऑफ वाटर देन द सेल, सेल के अंदर से, मतलब सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन वो कैसा है? हाई है, बट सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो है। तो और सराउंडिंग, कहाँ? सराउंडिंग द सेल, सेल के चारों ओर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है? लो है, और अंदर कॉन्सेंट्रेशन हाई है। इसकी वजह से क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है आउटसाइड ऑफ द सेल होता है, मतलब इनसाइड से आउटसाइड, मतलब अंदर से बाहर आता है वाटर। वाटर कहाँ? अंदर से बाहर आता है। मूवमेंट ऑफ वाटर कैसा होता है? सेल से बाहर की ओर होता है। इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन द सेल, सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। विल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस, इससे आपको क्या करती है? सेल वाटर को लॉस करती है। क्या करती है? वाटर को लॉस करती है, जिसकी वजह से वाटर कहाँ जाता है? वाटर सारा बाहर आ जाता है। क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, और आपकी सेल क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सच अ सोल्यूशन कॉल हाइपरटोनिक, इस टाइप का सोल्यूशन क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। तो ये आपके तीनों सोल्यूशन हो गए, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। जो चीज़ ना समझ में बेटा पूछ लीजिएगा। बेटा ये हमारे सॉल्यूशंस की बात, हमारी एक आपकी जो सेल होती है बेटा, सेल, तो सेल में बेटा जो अपर मेम्ब्रेन होती है वो सेल आपकी सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है। तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस के अलावा आपकी प्लाज्मोलाइसिस। कौन सी होती है? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है इस पर ध्यान से देखते हैं। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, जब लिविंग प्लांट अपने वाटर को प्लांट सेल अपने वाटर को लॉस करती है, किसके थ्रू? ऑस्मोसिस थ्रू। देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन, वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है या फूल जाती है। द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, जिसकी वजह से जितना सेल के अंदर कंटेंट होता है, जो सेल के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो कहाँ जाता है? अवे फ्रॉम द सेल वॉल से बाहर आ जाता है। तो बेटा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं। ये आपके लिविंग प्लांट में होते हैं, जो सेल आपको वाटर लॉस करने लगता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, वो श्रिंक हो जाती है, एंड कंटेंट जो होता है सेल के अंदर वो कहाँ जाता है? अवे फ्रॉम द सेल वॉल से दूर चला जाता है। तो ये आपका प्लाज्मोलाइसिस होता है। इसी तरह से बेटा आपकी कुछ प्रोसेस ऐसी होती हैं जो बेटा पाई जाती हैं, लाइक अमीबा में या कुछ डिफरेंट एनिमल्स में, जो बेटा एंडोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एंडोसाइटोसिस, जो मेम्ब्रेन्स के थ्रू आपके फूड को टेक करती हैं। किसके थ्रू? मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या करती हैं? फूड को टेक, इनहेल या एक्सेल या इनटेक या आउट करती हैं, फूड को लेती हैं या बाहर करती हैं। तो बेटा इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, इन पे ध्यान देते हैं। तो बेटा जो हम फूड को टेक करते हैं, इनटेक करते हैं, उस प्रोसेस को होते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस है क्या बेटा? दिस प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल, फूड मटेरियल भी जोड़ सकते हैं यहाँ पे, फूड मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब कोई भी एनिमल्स, मोस्टली बेटा ये सिंगल सेल एनिमल्स में होता है, किसमें? सिंगल सेल्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। अमीबा क्या करता है? अपनी मेम्ब्रेन्स के थ्रू क्या करता है? फूड को टेक करता है, फूड मटेरियल को लेता है। तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस इनटेक ऑफ फूड मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इसके दो टाइप्स होते हैं, फाइगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस। ये दो टाइप में डिवाइड हो जाती है। तो ये बेटा मीडियम ऑफ फूड के अकॉर्डिंग होता है।
मतलब आपको फूड का टाइप क्या है, किस मीडियम का फूड है, उसके अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है, फाइगोसाइटिस एंड पिनोसाइटिस। फाइगोसाइटिस में क्या होता है बेटा कि सॉलिड फूड टेक करते हैं, मेम्ब्रेन्स के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू कैसा फूड टेक करते हैं, सॉलिड फूड टेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को फाइगोसाइटिस बोलते हैं। एंड पिनोसाइटिस किसे बोलते हैं बेटा, जब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू हम लिक्विड फूड को टेक करते हैं, इफ आ लिक्विड फूड पार्टिकल्स इन इनगल्फ्ड, मतलब इन लेते हैं, टेक करते हैं मतलब ईट करते हैं, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, जब हम लिक्विड फूड पार्टिकल्स को लेते हैं उस प्रोसेस को पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। जब सॉलिड फूड लेते हैं उन्हें फाइगोसाइटिस। तो एंडोसाइटोसिस बेटा दो पार्ट में डिवाइड होती है, जब मेम्ब्रेन्स के थ्रू हम फूड को टेक करते हैं तो आपकी कौन सा एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब बेटा जब फूड ले लिया हमने, उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद बहुत सारा आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है जो हमारे स्टमक अगर डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारा कहाँ बॉडी से उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको आउटसाइड ऑफ बॉडी ले जाना होता है। तो ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर आपका इसी पे आ जाता है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में फूड को टेक करते हैं एंड एक्सोसाइटोसिस में फूड को, जो आपका रिमेन फूड बचा, जो रिमूवल आपका ऑब्जेक्ट बचे, जो वेस्ट मटेरियल बचे, उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो ये आपका एक्सोसाइटोसिस क्या बन जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, हेल्प करती है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करती है फ्रॉम द सेल। तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस करते हैं। ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होती है बेटा, आपकी अमीबा या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ तक तो बेटा हमारे जो प्रोसेस थे वो हो गए। इसके बाद हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, आपके सेल में जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो आपके वहाँ से हम चलते हैं। पहले हम देखते हैं बेटा कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे सेल में। अब बेटा ये हमारी सेल है बेटा, इस सेल को हम बेटा ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारे बेटा ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई देंगे। ये सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स है बेटा, ये आपके एक मेम्ब्रेन्स के बेटा से बाउंड है बेटा, जिसे हम कहते हैं बेटा आपका साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर बेटा आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जो आपका बेटा लिक्विड आपका जेली लाइक मैट्रिक्स प्रेजेंट है बेटा, अंदर आपका जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं बेटा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे आपका साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ये जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में बेटा स्प्रेड होते हैं, चारों तरफ फैले होते हैं, और साइटोप्लाज्म इनको बेटा से बेटा मटेरियल्स को लेकर पूरे होल सेल में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा आपका सेल है, तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को बेटा देखो बेटा सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर बेटा ध्यान से देखें आपका, तो बेटा सेंटर में एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये आपका न्यूक्लियस था। तो यहीं से बेटा हम आप नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चलते हैं बेटा। ये तो हमारे सेल से पता चल गया कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, न्यूक्लियस में। तो हम लोगों ने बेटा यहाँ पर देखा कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बेटा। उन सेल ऑर्गेनेल्स को बेटा हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन सेल ऑर्गेनेल्स का बेटा सेल में फंक्शन क्या है, वो उनके वहाँ पर प्रेजेंस क्यों है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ा पार्ट ले लेते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स ले लेते हैं न्यूक्लियस। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस बेटा। इसके सेल के सेंटर पार्ट में प्रेजेंट होता है, सेंटर में सिचुएटेड होता है, स्फेरिकल होता है बेटा, दिखाई दे रहा है। एंड बेटा इसका आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनसाइड में बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर बेटा बहुत सारा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे बहुत सारे, जो बेटा पूरे कॉइल्ड हैं होल न्यूक्लियस में। इससे हम बेटा क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन बोलते हैं, जो क्रोमेटिन डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंड बेटा इनकी मेम्ब्रेन्स पे देखेंगे बेटा छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, होल्स प्रेजेंट है, इन्हें न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है बेटा मटेरियल्स का। तो ये हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये बेटा सेल्स के साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म इसको क्या करती है, सेपरेट करती है। तो ये हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम है। कौन से ले लेते हैं? न्यूक्लियस। तो
तो न्यूक्लियस क्या है बेटा, इस पर ध्यान देते हैं। तो न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। इसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था कब, 1831 में। तो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब बेटा न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस सेल का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इट इज द स्फेरिकल ओवर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, मतलब स्फेरिकल होता है या ओवल हो सकता है। स्फेरिकल नहीं होगा तो ओवल होगा, ओवल नहीं होगा स्फेरिकल होगा। प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, प्रोमिनेंट मतलब बहुत पुराना, ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, मतलब ये अभी न्यू डेवलप नहीं है, बहुत पुराना पहले से चला आ रहा है। कि आपका जो न्यूक्लियस का जो शेप एंड साइज है कुछ इसी तरह है, पहले से ही प्रोमिनेंट सेल से बना हुआ है, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। न्यूक्लियस यूजुअली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस कहाँ पे यूजुअली प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बीच में प्रेजेंट होता है। अभी आपने जो डायग्राम में देखा होगा कि कहाँ पर था, बीच में था। बगल में आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो बेटा उसमें बीच में। अब बेटा जो आपका न्यूक्लियस होता है ये बेटा आपका क्या होता है बेटा न्यूक्लियस के आपने देखा होगा तो बहुत सारे उसमें आपके बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। बेटा जो न्यूक्लियस के बेटा एक आपको बाउंड्री दिखाई दी होगी कि एक फिक्स बाउंड्री होती है। तो जो फिक्स बाउंड्री होती है बेटा वो आपकी जो एक मेम्ब्रेन की बनी होती है। जो फिक्स बाउंड्री होती है वो किसकी बनी होती है, एक मेम्ब्रेन की बनी होती है। जो डायग्राम में देख रहे होंगे एक मेम्ब्रेन्स की बनी होती है। तो बेटा उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट इज़ द डबल लेयर मेम्ब्रेन। ये किस तरह की कैसी लेयर होती है, डबल लेयर। इसमें डबल लेयर होती है। विच सेपरेट न्यूक्लियर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को क्या करती है, सेपरेट करती है, मतलब अलग अलग करती है। ये क्या करती है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मेन वर्क यही होता है। इट हैज़ पोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। मतलब इस न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे आपके होल्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। जो बेटा जिनके थ्रू बेटा क्या होता है कि अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। बेटा ये अलाउ करती है, मतलब इन्हीं पोर्स के थ्रू बेटा मटेरियल्स का बेटा एक्सचेंजमेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। मतलब सम आपका मटेरियल बेटा न्यूक्लियस से बाहर आते हैं, बेटा आउटसाइड जाते हैं, और सम मटेरियल बेटा आउटसाइड साइटोप्लाज्म में कहाँ जाते हैं, इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। तो बेटा अब यहीं से बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो ये आपका साइटोप्लाज्म में से बेटा न्यूक्लियस को अलग करती है, सेपरेट करती है, और इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं जो बेटा मटेरियल्स को ट्रांसफ़र कराते हैं। अब बेटा यहाँ पर आपके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बेटा और न्यूक्लियस में एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है चारों तरफ से, और सेल न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ अ होमोजीनियस एंड ग्रेनुअल डेंस फ्लूइड। कैसा, होमोजीनियस आपका होता है, एंड ग्रेनुअल डेंस होता है। ग्रेनुअल मतलब इसमें छोटे छोटे आपके ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स कण टाइप के प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ये कहाँ होता है, इनसाइड, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये आपको न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को बेटा सेपरेट कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। और ये होमोजीनियस होता है, ग्रेनुअल डेंस फ्लूइड होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के बाद उसमें बेटा क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है बेटा, लाइक डीएनए, आरएनए एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ये सारी आपका क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है। ये भी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इस मटेरियल की वजह से ही न्यूक्लियस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसी मटेरियल की वजह से न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि यही मटेरियल बेटा आपका मेन होता है जो बेटा सेल्स के पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म कराती है, और पूरे सेल की इंफॉर्मेशन इसी मटेरियल में स्टोर होती है। तो ये होता क्या, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग क्वाइल्ड नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग होता है, इसका एक नेटवर्क फैला होता है, और क्वाइल होता है, मतलब क्वाइलिंग के थ्रू फैला होता है।
क्रोमैटिन मटेरियल कंसिस्ट डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमैटिन मटेरियल में क्या क्या प्रेजेंट है, डीएनए भी होता है एंड प्रोटीन भी होता है, मतलब डीएनए प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एंड बेटा डीएनए रिस्पॉन्सिबल, जो डीएनए होता है इसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा इसका रोल होता है। डीएनए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू अदर। मतलब डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपकी होल बॉडी या सेल की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और उन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन क्या करता है, ट्रांसफर करता है। इसीलिए आप लोग कहते हैं कि जब आपके यहाँ कोई घर में न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो आप क्या कहते हो, नोज आपके पापा की तरह मिल रहा है, ये कान दादी की तरह मिल रहा है। ये किसकी वजह से होता है, ये डीएनए की वजह से ही होता है। क्यों, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देता है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसी वजह से आपका न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और यही बेटा डीएनए सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लियस ही क्या करता है, सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही आपका सेल डिवीजन करता है। और बेटा अब न्यूक्लियस का लास्ट पॉइंट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फीयर लाइक राउंड शेप लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, राउंड शेप लाइक एक शेप प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस है क्या, इट इज मोर और लेस राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज मोर मतलब ज़्यादा या कम राउंड होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर। द न्यूक्लियोलस कंटेन आरएनए एंड प्रोटीन। ये क्या कंटेन करता है, आरएनए कंटेन करता है और प्रोटीन। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोसी न्यूक्लिक एसिड, और इसका होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए इज हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस इन साइटोप्लाज्म। अब बेटा ध्यान से, आरएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पे। जो आरएनए होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में हेल्प करता है किसकी, प्रोटीन की सिंथेसिस कराने के लिए। तो ये आपका होते हैं इतना न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के 4 पार्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन मटेरियल एंड न्यूक्लियस। पार्ट नहीं कह सकते, इन पार्ट से मिलकर बना है। अब बेटा इतने तो हमारे हो गए। अब हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, लाइक सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन एंड अदर्स, जितनी भी आपकी प्रोसेस होती हैं सारा कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को बेटा क्या बोलते हैं, सीपीयू ऑफ सेल, या हेड ऑफ द सेल, सेल का हेड होता है। इट इज रेगुलेट द सेल साइकिल, इस सेल साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। न्यूक्लियस प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ सेल डिवीजन। मैंने बताया था सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो न्यूक्लियस प्ले अ क्रूशियल रोल इन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये हमारा था न्यूक्लियस में। अब बेटा हमारे इसमें यहाँ से कुछ टर्म बनते हैं, ये तो न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ से हमारे कुछ टर्म बनते हैं, वो टर्म क्या है उन पे ध्यान से देखते हैं बेटा। तो सबसे पहला टर्म है क्रोमोसोम्स। क्या है टर्म, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है, दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन। ये क्या कंटेन करते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन को कंटेन करते हैं। अगला पॉइंट, क्रोमोसोम स्टोर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन जीन। मतलब ध्यान समझ लें, यहीं पर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये क्या कंटेन करते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम स्टोर रखते हैं क्या, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन जीन। किसमें स्टोर होते हैं, जीन। जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम्स, या फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। आपको जो जीन होता है यही बेटा मेनली इंफॉर्मेशन को, आपके हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जीन से डीएनए बनता है, डीएनए से क्रोमोसोम बनते हैं। जैसे आपके सेल जो आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, सेल से ही टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन, ऑर्गन से ही बॉडी। तो उसी तरह बेटा जीन से डीएनए, डीएनए से आपका क्रोमोसोम। तो वही आपका जीन का फंक्शनल यूनिट, यही बेटा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। अब बेटा जीन क्या होता है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ क्रोमोसोम। ये क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है किसका, क्रोमोसोम्स का। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा यहीं पर न्यूक्लियोइड आ जाते हैं। हमने न्यूक्लियोइड पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा प्रीवियस
वीडियो पे चलते हैं। प्रीवियस वीडियो में प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बेटा हम लोगों ने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दोबारा उस वीडियो को देखें बेटा, तो उसके बाद समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा था हमने। तो वहाँ पर जब प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है अनडिफाइंड होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस अनडिफाइंड होता है प्रोकैरियोटिक्स का। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियस होता है उससे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जब अनडिफाइंड, जिसकी मेम्ब्रेन डिफाइन नहीं होती है, उस न्यूक्लियस को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। तो बेटा उसी को देखते हैं। द पार्ट ऑफ द सेल ऑफ अ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, हैविंग अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। जो न्यूक्लियर रीजन होता है जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब किसी सेल की, किसी भी सेल की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसकी जो बाउंड्री होती है वही बताती है दिस इज अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें क्या होती है? डिसअपियर होती है। क्या होती है? डिसअपियर। तो न्यूक्लियर रीजन क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। कंटेनिंग ओनली न्यूक्लियोप्लाज्म, और केवल क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, क्रोमैटिन मटेरियल नहीं होता है, एंड ना न्यूक्लियोलस होती है। तो केवल क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इस टाइप के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ये मोस्टली आपका प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेटा न्यूक्लियोइड हो गए। इनमें बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियोलस नहीं होता एंड क्रोमैटिक मटेरियल नहीं होता। इसमें केवल न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद हम साइटोप्लाज्म में चलें बेटा। तभी हम लोगों ने पहले सेल का डायग्राम पढ़ा उसमें, तो उसमें देखा था बेटा जो आपका फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कहाँ पर? आपके सेल के अंदर। कहाँ पर? न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर इनसाइड द सेल बेटा, उसे सारे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्म ही उनको बेटा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है एंड अदर सब्सटेंस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। तो बेटा साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेल्स का। यदि किसी भी सेल का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई में एक भी ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो बेटा सेल डेड हो जाती है। क्या हो जाती है? सेल डेड हो जाती है। तो साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? सेल के लिए। तो साइटोप्लाज्म है क्या बेटा? ध्यान से देख लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेल अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी पार्ट बचा सेल का, इस फील्ड विद किससे भरा होता है? जेली लैक मटेरियल से, मैट्रिक्स से। एक जेली लैक मैट्रिक्स से फिल होता है। उसे हम मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेल अदर देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचा वो सारा एक फ्लूइड से फिल होता है, जेली लैक फ्लूइड से फिल होता है या मैट्रिक्स से फिल होता है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ऑल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। आप बेटा केमिकली देख ले साइटोप्लाज्म में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, किस तरह से बने होते हैं आपके। केमिकली द साइटोप्लाज्म रिप्रेजेंट द ट्रू सॉल्यूशन। केमिकली इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। इट कंटेन्स 70 to 85% ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है? वाटर होता है। कितना? 70 to 85% वाटर होता है। एंड जितना भी अदर रेस्ट बचा उसमें बेटा शुगर, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड अदर मटेरियल एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। 30 to 15% ये आपका क्या प्रेजेंट होता है? शुगर, अमीनो एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस एंड प्रोटीन्स एंड अदर सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। बट 70 to 85% क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पड़े रहते हैं, स्प्रेड होते हैं चारों तरफ। उनमें से एक आपका होता है ऑर्गेनेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनमें से एक आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने से पहले हम लोग उसका डायग्राम देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने से पहले उसका क्या देखते हैं? डायग्राम देखते हैं। बेटा दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। बेटा यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे बेटा, यहाँ पर आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने होंगे, ट्यूब्यूल्स भी हैं बेटा, वेस्कल्स भी हैं एंड आपका क्रिस्टनियाई है। अब बेटा यहाँ पे क्रिस्टनियाई के देखें बेटा, ये फ्लैट लाइक आपका जो आपका
फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर है, एक दूसरे के पैरेलल हैं बेटा, जो आपका फ्लैट आपकी सैक बना रही हैं। ट्यूब्यूल्स बेटा आप ध्यान से देखोगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने होंगे आपकी ये। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 पार्ट में मतलब 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसके 3 प्रिंसिपल फॉर्म होते हैं आपके किस्टनी एंड वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर आपको तीनों दिखाई दे रहे होंगे। ट्यूब्स आपका बेटा बाहर की ओर ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, सैक्स बेटा नीचे आपकी स्फेरिकल बनी है बेटा। आपकी जो किस्टनी है बेटा वो बेटा पैरेलल एंड फ्लैट है बेटा, जो आपकी न्यूक्लियर इन्वेलप के चारों ओर बनी हुई हैं, वो आपकी किस्टनी है। अब बेटा इसको बेटा हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 2 टाइप का, स्मूथ एंड रफ। बेटा बाहर की तरफ जो बना हुआ जिसमें आपका डॉट डॉट नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिसमें बेटा डॉट डॉट बेटा आपके पॉइंट्स लगे हुए हैं वो आपका क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो रफ इसलिए है क्योंकि उनमें राइबोसोम उनके सरफेस में रफ एंडोप्लाज्मिक की सरफेस में बेटा राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्लेस होते हैं। राइबोसोम्स इनकी सरफेस में अटैच होते हैं। राइबोसोम का मेन फंक्शन यहाँ पर काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस कराना। तो यहाँ पर आपका राइबोसोम्स क्या कराते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस कराते हैं। और यहाँ पर आपका जो रफ है स्मूथ है वो आपको अलग दिखाई दे रहा है, रफ आपको खुद अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे। तो डायग्राम अब बेटा डायग्राम देखने के बाद आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। तो बेटा इसको और थोड़ा ब्रीफली यहाँ पे चलते हैं थोड़ा और। एंडोप्लाज्मिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन ऑल, मतलब सभी में पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितने भी सेल होते हैं ऑल सेल में प्रेजेंट होता है। लिविंग सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स में एक्सपेक्ट केवल कुछ सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। ऑल लिविंग सेल में प्रेजेंट होता है, कुछ सेल में नहीं होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक एंड मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में नहीं प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में नहीं प्रेजेंट होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड मैच्योर मैमेलियन मतलब जितनी मैमल्स, जितने आपके एनिमल्स दूध देते हैं, जितने आप एनिमल्स दूध देते हैं अपने बच्चों को, मतलब बर्थ वन को, मतलब जो जन्म लेते हैं बच्चे उसको दूध पिलाते हैं, फीड कराते हैं। फीडिंग द मिल्क हुज एनिमल फीडिंग द मिल्क इज कॉल्ड मैमेलियन। ऐसे एनिमल्स मैमेलियन कहलाते हैं। तो मैमेलियन में जो आरबीसी होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होती हैं। प्रोकैरियोटिक्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देखें ध्यान से। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नेटवर्क का मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट। जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लार्ज नेटवर्क होता है, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, जिसमें आपकी मेम्ब्रेन्स मतलब जो मेम्ब्रेन होते हैं, बाउंड मतलब मुड़ी होती हैं, ट्यूब्स एंड सीट फॉर्म में। इट कंसिस्ट ऑफ द 3 प्रिंसिपल फॉर्म। ये 3 प्रिंसिपल फॉर्म मतलब जिसके स्ट्रक्चर में 3 प्रिंसिपल मेन आपके 3 ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं। 3 प्रिंसिपल फॉर्म प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सिस्ट्रेंस, क्रिस्टनाइन एंड विस्कल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सिस्ट्रेंस, विस्कल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और इनका काम क्या होता है? आर ब्रॉड फ्लैट एंड इलोंगेट पैरेलल सैक्स। ये सैक्स होती है। सैक्स मीन्स क्या होती है? स्पेस, जगह, मतलब थैली। मतलब ये ब्रॉड मतलब चौड़ी, फ्लैट चपटी, इलोंगेटेड मीन्स लंबी, एंड पैरेलल सैक्स मतलब एक दूसरे से क्या होती है? पैरेलल होती है। जैसे डायग्राम में देखा, आप देख रहे हो कि पैरेलल होती हैं एक दूसरे की। विस्कला स्फेरिकल इन शेप। विस्कल कैसे? स्फेरिकल मतलब गोल, मतलब ये कुछ इस तरह होती हैं बेटा। जैसे आप लोग डायग्राम में देख रहे होंगे, ये आपकी विस्कल कैसी होती है बेटा? इस तरह स्फेरिकल होती हैं ये आपकी। एंड अबाउट ट्यूब्यूल्स ब्रांच एंड ट्यूब लाइक स्पेस। ये ट्यूब लाइक सैक स्पेस होता है। लाइक ट्यूब लाइक मतलब कुछ इस तरह ब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? ब्रांच्ड, ट्यूब लाइक। बगल में डायग्राम में देख रहे होंगे आप लोग किस इस तरह स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो बेटा ये आपकी क्या होती है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर होता है ये, जिसमें आपके 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सिस्टर्नी, विस्कल्स एंड ट्यूब्यूल्स।
आपकी ये कैसी फ्लैट होती हैं, ब्रॉड होती हैं, इलोंगेट होती हैं, पैरेलल होती हैं, एक दूसरे की पैरेलल होती हैं, विस्कस स्फेरिकल इन शेप होती हैं, ट्यूबुल्स ब्रांच्ड होते हैं। अब बेटा ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अकॉर्डिंग टू फंक्शन आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंड रफ तो जानते हो बेटा क्या होता है, स्मूथ सरफेस तो जानते हो क्या होती है, रफ सरफेस जानते हो कैसे क्या होती है। तो ये किस तरह इसका स्मूथ एंड रफ नाम पड़ा है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। स्मूथ सरफेस क्यों बोलते हैं एंड रफ सरफेस क्यों बोलते हैं? स्मूथ सरफेस इसलिए बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि ये डज नॉट कंटेन राइबोसोम, देयरफॉर सरफेस इज स्मूथ। इनकी सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस लिपिड एंड स्टेरॉइड। स्टेरॉइड बेटा आपके एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होते हैं स्टेरॉइड आपके। तो ये आपके लिपिड एंड स्टेरॉइड को क्या करते हैं, सिंथेसिस कराते हैं। अब उसके बाद दूसरा आता है RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्म, मतलब जिस राइबोसोम जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस में क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा डायग्राम में देख रहे होंगे आप लोग। RER सिंथेसिस प्रोटीन, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो किसको सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। किसको, प्रोटीन को सिंथेसिस कराता है, प्रोटीन को सिंथेसिस कराता है। अब बेटा फंक्शन में चले कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इसका क्या है, ER हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का उसमें हेल्प कराता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बेटा दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। ये फैट मॉलिक्यूल्स को भी क्या करता है, सिंथेसिस करता है। कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड सीड टू राइबोसोम फ्रॉम द प्रोटीन सिंथेसिस। और रफ क्या करता है, सीड प्रोवाइड करता है, मतलब उनको रहने की जगह देता है, किसको, राइबोसोम्स को, उनको प्लेस होने की जगह देता है, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो ये बेटा फंक्शन थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। उसके बाद डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं, स्मूथ है। इट डज नॉट बियर राइबोसोम, सिंपल सा, राइबोसोम बियर नहीं करते हैं। इट बियर मैनी राइबोसोम्स इन इट्स सरफेस, ये अपने सरफेस में बहुत सारे राइबोसोम्स को बियर करते हैं, ये कोई भी राइबोसोम बियर नहीं करते। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, इसमें मेनली जो होते हैं ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल होते हैं, और इसमें मेनली कंसिस्ट करते हैं सिस्टेनी एंड ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर वेसिकल होता है, यहाँ पे सिस्टेनी होता है। ट्यूब्यूल्स दोनों में कॉमन होते हैं, बट स्मूथ में बेटा आपका वेसिकल प्रेजेंट होते हैं, रफ में सिस्टेनी प्रेजेंट होते हैं। अगला, इट इज यूजली नॉट अटैच द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होते, यूजुअली अटैच नहीं रहते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बट रफ आपके अटैच होते हैं किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। रफ कहाँ से अटैच होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो ये आज का इतना टॉपिक था। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। जो डाउट्स हो बेटा मेरे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आप लोग लाइक कमेंट्स में शेयर करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताया करिए। अब हर एक वीडियो में हमें ये फीडबैक दिया करिए आप लोग कि ये वीडियो मुझे आप लोगों को कैसा लगा, जिससे हमें आप एक पॉजिटिवनेस मिलती है। तो बेटा इसी के साथ हम बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।